हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार आप लोग का जोरदार स्वागत है हमारे एसएम मास्टर क्लासेस परिवार में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़। यानी कि इस सीरीज़ में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कि जितने भी 2024 के एसएससी के एग्ज़ाम हुए, उन सारे एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं विथ फैक्ट, जो आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम 2025 में बेस्ट साबित हो सकता है। और आप लोग के 2025 में जो सबसे पहला एग्ज़ाम है जीडी के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस होने वाला है। और साथ में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, स्टेनो और पोस्ट ट्यूअल, इन सारे एग्जाम के लिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, उन सारे क्वेश्चंस का मैं दोस्तों आप लोग के लिए निचोड़ लेके आया हूँ। ठीक है, एकदम निचोड़ लेके आया हूँ, जो आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले नंबर क्लास पहला है और आज जो कराने वाला हूँ वो है पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस का फैक्ट विथ फैक्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से, जो 2024 में पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए भारत के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संयोजना और उनका पालन करना, या वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना को विकसित करना और 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भारत का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है राइट आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए बी सी सही है। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम लोग देखते हैं। भारत के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। भारत के टोटल कितने मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए इन्हें कब शामिल किए गए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। भारत के मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। हाँ, भारत के मौलिक कर्तव्यों को 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया। ठीक है, और उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, 10 थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A यानी कि 51A में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद और एक अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया, यानी कि और एक मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे शामिल किया गया, जो कितने, 86वें संविधान संशोधन एक्ट। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला पहला क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्या है कि संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। पहला क्या है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पांचवा है समान भाईचारे की भावना रखना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 6 नंबर। छठा क्या है कि मिश्रित संस्कृति को संरक्षित करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और 10वां जो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और लास्ट यानी कि 10वां जो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो आप लोग के एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन सबको एकदम रट के याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अभी मैंने बताया आप लोग को कि मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है। कितना, अनुच्छेद 51A में शामिल है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1942 को, सॉरी 1946। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में, एक सेकंड मैंने गलती से 1946 बता दिया, बट इसका जो रियल आंसर है वो है 1976। ठीक है, 1976। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसके बाद साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह फिलहाल भारत के संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, कितने, 11 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी कठोरता और लचीलेपन का मेल, ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन से जो भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत की संविधान में दोहरी नागरिकता का जिक्र नहीं है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का जिक्र है, ठीक है। और भारत की नागरिकता यानी कि भारत के संविधान के कितने भाग में है, तो भाग संख्या 2 में है, ठीक है, भाग संख्या 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है और ये कितने भाग में है ना, भाग 2 में, ठीक है। भारत में कौन सी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भारत की विशेषताएं और क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है कि भारत के संविधान की कई विशेषताएं, देखिए ये दुनिया के सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, ये संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है, ये भारत की सर्वोच्च विधि है और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, इसमें विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन है, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसमें आपातकालीन का भी प्रावधान है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 52 से 78 क्या उसमें शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल, संघ की कार्यपालिका, संविधान संशोधन या भारतीय वित्त आयोग। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघ की कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से 78 तक जिक्र है और ये कितने भाग में, भाग 5 में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि भाग कौन कौन से भाग में कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है। पहले जान लेते हैं भाग 1 में क्या है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जिक्र है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। अब जानते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में संघ संबंधित प्रावधान है, यानी कि संघ सरकार के बारे में जिक्र है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है, जिसमें अनुच्छेद 238 शामिल है। भाग 8 में संघ राज्य39 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल है। भाग 9 में पंचायत का जिक्र है, जिसमें अनुच्छेद 243A से O तक है, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 244 और 244A शामिल है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 शामिल है, ठीक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद शामिल है, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक शामिल है। भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य और समागम शामिल है, जो अनुच्छेद 301 से 307 शामिल है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 5 में निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है, जो अनुच्छेद 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 343 से 351 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाग 17, ठीक है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्णन शामिल है, जो अनुच्छेद 361 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 368 में शामिल है। भाग 21 के बारे में, भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है, जो अनुच्छेद 369 से 392 है। भाग 22 संक्षिप्त नामों का वर्णन और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन शामिल है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक शामिल है। तो दोस्तों ये आप लोग के जो संविधान के भाग है और उससे संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको कम से कम 3 से 4 बार देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 है, ये मौलिक कर्तव्य से शामिल है। अनुच्छेद 12 से 35 ये किससे शामिल है? मौलिक अधिकारों से। ठीक है, अनुच्छेद डी नंबर अनुच्छेद 36 से 51 ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है भारतीय संविधान के संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन बी देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का परित्याग करना। ऑप्शन डी है दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को व्यापार का निषेध करना। तो आप लोग को बताना कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना। व्यापार को निषेध करना ये मौलिक अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और स्टार्ट में ही मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया है, जिसको आप लोग को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना है। ठीक है, 7 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? बताइए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या विशेषताएं ली गई है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी कानून का शासन, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग को बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जान लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से कई प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। ठीक है, तो उसका भी प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और साथ में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। और न्याय का आदर्श भी इसको भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का अपना संविधान दिवस मानता है? बताइए भारत के संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, 2 years 11 month 18 days। ठीक है, इतना दिन लगा। और ये बन के तैयार कब हुआ? तो ये बन के तैयार हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, उस दिन भारत ने अपनाया इसे। और लागू कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और उसी दिन से हम लोग इसको क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को बताना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। माननीय मंत्री जी ने संविधान दिवस के इतिहास में जाते हुए बताया कि 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई थी। और 26 नवंबर को वर्ष 2015 से संविधान दिवस घोषित करने के पीछे की प्रेरणा रही। देखिए आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 26 नवंबर 2015 से हम लोग संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, 26 नवंबर 2015 से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा और लोकसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितने को मनोनीत करते हैं? 2 को। और राज्यसभा में टोटल करते हैं 12 को यानी कि 12 को करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं वो 12 लोगों का होता है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं कुछ सदस्यों को। ठीक है, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को एनएमपी यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है 2 लोगों को। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 यानी कि 12 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये लोग किस क्षेत्र के होते हैं? तो राष्ट्रपति विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य जैसे क्षेत्रों से सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है ना इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोनीत सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं।
मनोनीत सदस्य जो होते हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग के एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि जो मनोनीत सदस्य वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते, और दूसरी बात है कि मनोनीत सदस्य जो है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। किसका? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संघ, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 में किसका उल्लेख है? इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बी है इंडिया दैट इज भारत एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी है इंडिया दैट इज भारत सेल बी एज यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन डी है इंडिया दैट इज भारत एज फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 1 में क्या क्या है कि अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत में राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया। देखिए, अनुच्छेद 2 के बारे में भी जान लेना है कि अनुच्छेद 2 में दो चीज़ों के बारे में बताया गया। पहला क्या दिया गया कि एक है राज्यों का प्रवेश और दूसरा है राज्यों का स्थापना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम के बदलाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से जुड़ी जानकारी दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 4 के तहत बनाए गए कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। यानी कि जो भी कानून बनाया जाता है, नए राज्यों को जोड़ना, ठीक है, और नाम में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को अनुच्छेद 4 बताता है कि ये एक तरह से कानून जो है ना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने स्थापना की है दोहरी न्यायपालिका प्रणाली, ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, आंशिक न्यायपालिका प्रणाली यानी कि पार्टिशियल जुडिशियल सिस्टम, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, या फिर डी नंबर है बहुत न्यायपालिका प्रणाली, प्लूरल जुडिशियल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली भारतीय संविधान में भारत में स्थापना किया है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में न्यायपालिका की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका की स्थापना, ठीक है, अनुच्छेद कितने में दिया गया है कि अनुच्छेद 124 में दिया गया है। इसके मुताबिक भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और बनाए गए इसके बाद जिला न्यायालय बनाए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। बताइए, उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CAG या फिर राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थित सर्वोच्च होने पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाती है या दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं कि जो भी हमारा मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं शपथ। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप कौन से मौलिक कर्तव्य लागू करते हैं? बताइए, कौन से मौलिक कर्तव्य को लागू करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ऑप्शन बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। ऑप्शन सी है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन डी है, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि भारत के मौलिक कर्तव्यों में से एक है जिसका हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54, यानी कि आर्टिकल 54 जो है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं जो आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए, पहला क्या है? अनुच्छेद 52 52 भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव शामिल है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शामिल है। अब अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद का कार्यकाल शामिल है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता है। अनुच्छेद, हाँ ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल शामिल है। अनुच्छेद 60 यानी कि 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शामिल है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है, तो इसको बार बार इसको देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन से मौलिक कर्तव्य लागू होता है? बताइए, कौन से मौलिक कर्तव्य लागू होता है? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जांच की भावना को विकसित करना, हमारे समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, और डी है सद्भाव और भातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सद्भाव और भातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? बताइए, ग्राम पंचायतों का उल्लेख कौन से संविधान के अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों का जिक्र जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 56 से 51 में है। तो इसमें से बताना कि कौन से आर्टिकल्स में, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का जिक्र है। तो अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का जिक्र है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? आपका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं जो आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना शामिल है। और अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की अवधि शामिल है। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन शामिल है। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों की स्थानों की आरक्षण शामिल है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। 18 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, दल की स्थिति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी, भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी, सभी दल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत होते हैं। ऑप्शन डी है, किसी भी राजनीतिक दल का प्रतीक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 19 नंबर, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? बताइए, ये जो आपातकाल है कब लगाया जाता है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान भारत के किस मौलिक अधिकार को हम लोग जो है वंचित यानी कि निलंबित नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 से 17, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 30 से 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 20 और 21 में क्या शामिल है। आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 21, ठीक है, जीवन का अधिकार जिसको बोलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। बताइए कितने संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था इसमें, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 4A को शामिल किया गया है। ठीक है, 1976 को हुआ था 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे और एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इन दोनों में मोस्ट ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको बार बार देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग का, ठीक है, एसएससी के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके में, जो पॉलिटी के नंबर 1 क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास, जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया। तो दोस्तों आप लोग को क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को इसी तरह के बेस्ट पीआईक्यू एनालिसिस हिंदी मीडियम में चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम, एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। साथ में एनटीपीसी की एग्जाम भी आने वाला है दोस्तों। एनटीपीसी के भी पीआईक्यू क्वेश्चन जीके जीएस का हम लोगों ने लेके आएंगे हमारे चैनल पे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।